सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पद्द्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, पर्वतराजः कः? पर्वतराज कौन है? तो पर्वतराज कौन है? हिमालयः। समुद्रः कस्यः चरणौ प्रक्षालयति? समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो समुद्र किसके चरणों को धोता है? भारत मातुः, भारत माता के चरणों को धोता है। अगला प्रश्न है, त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति? तीन वर्णों से युक्त ध्वज कहाँ सुशोभित होता है? तो कहाँ सुशोभित होता है? भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में। ध्वज स्थितः केसर वर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? ध्वज में स्थित केसर वर्ण हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है, क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? तो केसर वर्ण त्याग और शौर्य का प्रतीक है, तो वो कहने के लिए प्रेरित करता है हमें, जयतु सैनिकः, सैनिक की जय हो। अगला प्रश्न है, कृषक बांधवः भारत भूमिं कई सिंचन्ति? कृषक भाई भारत भूमि को किससे सींचते हैं? तो किससे सींचते हैं? स्वस्वेद बिंदुभिः, अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। अगला प्रश्न है, केषां ध्वलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति? किसका सफेद यश राष्ट्र ध्वज के बीच में सुशोभित होता है? किनका उज्जवल यश राष्ट्र ध्वज के मध्य में सुशोभित होता है? वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का उज्जवल यश राष्ट्र ध्वज के मध्य में सुशोभित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य कम विना नित्यम संचरति? सूर्य किसके बिना नित्य संचरण करता है, नित्य चलता रहता है? विरामम, विराम के बिना, बिना रुके निरंतर सूर्य चलता रहता है। अगला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, पवित्रः नद्यः काः? तो पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो सभी नाम यहाँ दिए गए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः सन्ति। तो ये सभी पवित्र नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनः किमर्थम् आगच्छन्ति? विविध प्रदेशों से जनः, लोग किस लिए आते हैं? तो किस लिए आते हैं? विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनः तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुम् आगच्छन्ति। तो विविध प्रदेशों से लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को अपने माथे पर स्थापित करने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म चक्रम कम भावम बोधयति? तो धर्म चक्र का क्या भाव है, क्या भाव हमें समझाता है? धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वये न विरम सतत चल इति भावम बोधयति। तो यह भाव हमें समझाता है, सिखाता है, जो धर्म चक्र है, हम सब अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। कैसे चलते हैं? न विरम, बिना रुके, सतत चल, निरंतर हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि ही कथम संजात? कृषक भाइयों के परिश्रम से भारत की भूमि कैसी हुई? तो कैसी हो गई है भारत की भूमि? कृषक बांधवानां परिश्रमेण एव भारत भूमि ही हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजात। कृषक भाइयों के, किसान भाइयों के परिश्रम से ही हमारी भारत भूमि हरित रंगमय हो गई है, यानी कि वो फसलों से, हरी भरी फसलों से भरपूर हो गई है और फसलों से वह समृद्ध हो गई।
अगला प्रश्न है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय ही यशः प्राप्तम। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है? तो किन क्षेत्रों में किया है? अणुशास्त्रम, संगणक शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम, अंतरिक्ष शास्त्रम, आयुध शास्त्रम इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय ही वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम अस्ति। तो इन सभी क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी कौन सा गीत गाते हैं? क्या गीत गाते हैं? अन्ते सर्वे गायन्ति, क्या गाते हैं? वयम बालका भारत भक्तः, वयम बालिका भारत भक्तः, हम बालक भारत के भक्त हैं, हम बालिका भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्तः, हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में समर्थ है हम सब। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्। तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द की जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है, एक उदाहरण दिया है, अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी प्यारी भारत माता। तो अस्माकम रेखांकित है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो क्या आएगा? केशाम वत्सला भारत माता। अगला है समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षाल्यति, भारत मातुः रेखांकित है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है इस शब्द की जगह पर। तो समुद्रः कस्य चरणौ प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरणों को धोता है? जनः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, लोग तीर्थ क्षेत्र की धूलि को माथे पर लगाते हैं। ललाटे के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो लोग तीर्थ क्षेत्र की धूलि को कहाँ लगाते हैं? तो क्या आ जाएगा? कुत्र स्थापयन्ति, कहाँ लगाते हैं, कहाँ स्थापित करते हैं। वीरः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, वीर भारत माता की सर्वदा सेवा करते हैं। तो कौन भारत माता की सर्वदा सेवा हमेशा सेवा करते हैं? तो क्या आ जाएगा? के भारत माता, बहुवचन है यहाँ पे वीरः, तो यहाँ पे आ जाएगा के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। अगला प्रश्न है जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति। जयतु कृषकः इति वक्तुम कान् प्रेरयति, तो कृषकों की जय हो, किसान की जय हो, ऐसा कहने के लिए किसे प्रेरित करते हैं? तो अस्मान् प्रेरयति, हमें प्रेरित करते हैं। नदी कष्टानि सहमानः प्रवहति, तो नदी कष्टों को सहती हुई बहती है। कौन कष्टों को सहती हुई बहती है? तो स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, तो नदी के स्थान पर आ जाएगा का कष्टानि सहमानः प्रवहति। अगला है वयम गौरवर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। तो हम गौरव बढ़ाने के लिए क्या करें? तो वयम गौरवर्धनार्थम किम कुर्मः। अगला प्रश्न क्या कहता है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तो नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में रूप लिखने हैं। तो चरण शब्द है, चरण शब्द के ये रूप लिखे हुए हैं। चरण के एक वचन में चरणम, चरणौ, चरणान। इसी तरह नदी के क्या बनेगा? एक वचन में दिया हुआ है, द्विवचन में और बहुवचन में भी दिया हुआ है, द्विवचन में बन जाएगा नद्यो, नदी, नद्यो, नद्यः। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। ललाटे, तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? द्विवचन और बहुवचन में ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। देशायः, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो देशाभ्याम, देशेभ्यः। चक्रम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो बन जाएगा चक्रम, चक्रे, चक्राणी। वैसे नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं। अगला है वैज्ञानिकेन, तो हमारे पास जो दिया हुआ है वैज्ञानिक ही, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है इन्होंने, तो एक वचन में रूप बन जाएगा वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम। अहम शब्द दिया गया है, ये अस्मत् शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो इसमें बनेगा अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अगला है विज्ञानस्य, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो इसमें बनेगा विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्।
अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीयभाषायां आंग्लभाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। तो जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़कर मातृभाषा में, प्रांत की आपकी जो भाषा है या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें। तो भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में शोभता है, सुशोभित होता है। भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद एवं हरा रंग है। वयं भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी ने भारत में जन्म प्राप्त किया। तो इस तरह से आप अनुवाद कर लेंगे। अगर आपकी मातृभाषा अंग्रेजी है तो आप इंग्लिश में कर लीजिए, आपके प्रांत की भाषा अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। जो भी आपकी भाषा होती है आप उसमें अनुवाद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। हमें शब्द दिए गए हैं, हमें उनका विभक्ति लिखना है और उनका वचन लिखना है। तो भारत माता जो शब्द है तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसी तरह नद्य जो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। ललाटे सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। तीर्थ क्षेत्राणाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। देशस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। बलिदानम प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। कृषि बल बांधवः ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अस्मान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप। अगला प्रश्न है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थानों में लिखो। तो पाठ में जो भी क्रिया शब्द प्रयोग करे हुए हैं उन सभी को आपको यहाँ लिखना है। इससे ज्यादा है तो आप उन्हें भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको क्रिया शब्दों की पहचान हो जाएगी और उनका अर्थ भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जो हमारे पाठ में आए हैं। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न का स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। तो नीचे दिए गए शब्दों के क्रियापदों के तीनों लिंगों में तीनों वचनों में लट लकार का रूप लिखना है। लट लकार कहते हैं वर्तमान काल का रूप लिखना है हमें। तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों पुरुष। तो धातुओं में धातु जिसे कहते हैं जिसका अर्थ क्रिया होता है, क्रिया शब्द या धातु शब्द आप बोले तो पर्यायवाची ही है। तो उसमें ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए करते हैं और प्रथम पुरुष का प्रयोग हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें भवती है, तो भवती जो शब्द है बना है वो भू धातु से बना है। तो हमें भू धातु का लट लकार का तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में रूप लिख देना है। इसी तरह से ये यहाँ पे अश धातु का लिखना है। ये अस्थि लिखा हुआ है तो ये अश धातु का रूप है। ये इच्छामह शब्द दिया है तो ये ईश धातु का रूप है। इस धातु का रूप है। आगच्छन्ति शब्द दिया है, ये आगम धातु का रूप है। आगम धातु है। जो ये मूल धातु है इनमें प्रत्यय लगाकर हम ये शब्द बनाते हैं। तो आइए इनके पूरे रूप देखते हैं। तो भू धातु का लट लकार में रूप बनेगा भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। ईश धातु से रूप बनेगा इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत्, इच्छामि, इच्छावः, इच्छा। अश धातु का रूप बनेगा अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। आगम धातु का रूप बनेगा आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत्, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। ये आगे देखते हैं।
योग्यता विस्तरः भारतस्य राष्ट्रगानस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य पूर्णं मूल स्वरूपम मिलित्वा गायामः। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगान है उसका पूर्ण मूल स्वरूप मिलकर गाइए। तो यहाँ पूर्ण मूल स्वरूप दिया गया है तो आप इसे मिलकर गाइए और ये हम सभी को आना भी चाहिए। अगला है ब्रिटिश जनानां शासनकाले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषां राष्ट्रगीतं गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति। तो ब्रिटिश के शासनकाल में जो प्रमुख कार्यक्रमों में उनका जो राष्ट्रगीत होता था गॉड सेव द क्वीन, इसे सभी अनिवार्य रूप से गाते थे। तद ज्ञात्वा उसे जानकर बंकिम चंद्र वयः तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण बंकिम चंद्र जी ने उस गीत के विकल्प के रूप में भारत माता के गौरव सूचक वंदे मातरम इति गीतम रचितवान। इस गीत की रचना करी थी। एतत् गीतम 1882 तमे वर्षे प्रकाशिते आनंद मठ इति ग्रंथे वर्तते। यह गीत सन 1882 में प्रकाशित आनंद मठ नामक ग्रंथ में है। तस्य प्रकाशनात् पूर्वमेव भारतीयः वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम आरब्धवन्तः। आनंद मठ नामक ग्रंथ था, उसके प्रकाशन से पहले ये भारतीय वंदे मातरम गीत को सर्वत्र सभी जगह गाना आरंभ कर दिया था। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यम सर्वैः पठनीयः। तो वंदे मातरम इस गीत के साथ साथ इसका इतिहास भी अवश्य सभी को पढ़ना चाहिए। अगला है परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य में क्या है? जयतु सैनिकः जयतु कृषकः जयतु वैज्ञानिकः इति उद्घोषान् बृहत् फलके विलिख्य विद्यालयस्य कक्षायाः च भित्तिषु स्थापयन्तु। एतेषां मातृभाषाया अनुवादं च कुर्वन्तु। तो जो ये जयतु सैनिक की जय हो, जयतु कृषकः जयतु वैज्ञानिक, इन उद्घोषों को बृहत् फलक पे लिख कर विद्यालय की कक्षा और दीवारों पर लगाएं और इसका मातृभाषा में अनुवाद भी करें। स्वप्रदेशे विद्यमाना नाम नदीनां पर्वतानां तीर्थ क्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु। और अपने क्षेत्र में विद्यमान नदियों के, पर्वतों के और तीर्थ क्षेत्रों के नाम लिखो। विराम दिनेषु मातृपितृभ्यां सह कृषि क्षेत्रेषु गच्छन्तु। विराम के दिनों में माता पिता के साथ कृषि क्षेत्र में जाओ, यानी कि खेतों में जाएं। तत्र कृषि कार्यं दृष्ट्वा, वहां कृषि कार्य को देखकर संस्कृत भाषा में पांच वाक्य अस्य वर्णनम कुर्वन्तु अथवा चित्रम रचयन्तु। तो आप खेतों में गए, आपने वहां क्या देखा तो उसका 5 वाक्यों में वर्णन करें अथवा चित्र बनाएं। अगला प्रश्न है दशानां देशभक्तानां नाम सहितानि चित्राणि संकल्य A3 आकारस्य कलापत्रके संश्लेषयन्तु। तो 10 देशभक्तों के नाम के साथ उनके चित्र को भी कलापत्र पे A3 साइज की ड्राइंग शीट पे संश्लेषित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है और हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।